हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज आपके साथ ही रवि जी का भी स्वागत है एक बार फिर से। पहले भी इनको मैंने लेकर अपने चैनल पर वीडियोस बनाई थी। पासिंग आउट परेड के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान भी कई सारी वीडियोस थी। तो आपके कई सारे क्वेश्चंस थे, उनका आज हम रवि जी के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। और इनकी जर्नी किस प्रकार से रही, किस प्रकार से थी इनकी जर्नी, क्या क्या स्ट्रगल्स थे, स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और इन सब के बारे में रवि जी से बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जी, एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। और चलिए एक बार फिर से आप आपका एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि है और मैं एज ए सब इंस्पेक्टर अभी एसडीआरएफ राजस्थान पुलिस में पोस्टेड हूँ। आशीष जी के साथ ही हूँ मैं। तो हमारी जो ड्यूटीज़ रहती हैं वो हम साथ साथ ही करते हैं सारी। तो आप बेसिकली आप यहीं जयपुर से ही हैं? जी बिल्कुल, मैं जयपुर से हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। और फॉर्चुनेटली मुझे पोस्टिंग भी जयपुर में ही मिल गई है। हाँ, तो ये फ़ायदा है बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगता है जिसको घर के पास में नौकरी मिल जाती है, तो वो बड़ी, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम सीधा स्टूडेंट्स को लेकर के और उनको ध्यान में रखते हुए अपन सीधा बात करते हैं कि जो आपकी तैयारी थी, जो मतलब आपका जो तैयारी का फेज था कि हाँ भाई अब मुझे कंपटीशन में उतरना है, वो कब से स्टार्ट हुआ? मतलब कॉलेज टाइम था, 12th से थे, क्या था वो बताइए। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ। तो सभी का, आसपास के लोगों का सभी ये रहता था कि आजकल इंजीनियरिंग में किसका प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन मैंने फॉर्चुनेटली कॉलेज से ही प्लेसमेंट भी लिया। और जब ऑफ़र लेटर मैंने पिताजी को दिखाया तो पिताजी ने कहा कि भाई ये तो ऑफ़र लेटर तो काफ़ी अच्छा है और तुझे फ्यूचर में भी ये जॉब तो मिल सकती है, बट तुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैंने फिर वहीं से अपनी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जो जर्नी है ना, वो वहीं से शुरू की मैंने। तो मतलब आपका बीटेक होने के बाद में आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का बिल्कुल, हाँ स्टार्ट बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन पूरी तरीके से की। उसके बाद में कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट भी लिया मैंने किसी टेक्निकल कंपनी में। उसके बाद फिर फादर के कहने के बाद में मैंने वापस उसकी तरफ इनिशिएट लिया गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी के लिए। अच्छा, तो ये आपकी बीटेक कब कंप्लीट हो गई थी? मैं 2016 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था बीटेक में। अच्छा, तो फिर उसके बाद में आपने मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी या सेल्फ स्टडी करी थी, मतलब क्या कैसा? देखिए, एक्चुअली मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी उस वक्त, वो मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं कोई कोचिंग वगैरह करूं। अच्छा। और मैं सेल्फ डाउट में भी नहीं था कि मैं खुद भी तैयारी नहीं कर पाऊंगा अपने लेवल पे। तो मैंने खुद से ही बेसिक्स शुरू किए पढ़ना। मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की बेसिक्स क्लियर करने में। और घर पे रहकर ही मैंने तैयारी करी। आज तक मेरा कोई भी कोचिंग का बैकग्राउंड रहा नहीं है और कोई क्लेम भी नहीं कर सकता कि आपने हमारे यहाँ से कोचिंग की थी। तो सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, और गाइडेंस भी ज़रूरी है, अगर अच्छी गाइडेंस मिलती है आपको तो आप अपने लेवल पे भी एग्ज़ाम कोई सा भी क्रैक कर सकते हैं। तो मतलब आपका जो ये तैयारी का जो पूरा सफ़र था, तो अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि आपने उसमें आपका स्ट्रगल भी आ गया, उसमें आपकी चीज़ आ गई। कई कई स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनको इकोनॉमिकली इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, खुद को काम भी करना पड़ता है, तैयारी के दौरान जॉब्स वगैरह भी करनी पड़ती है। तो उन सबको आप कवर करते हुए स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेट भी हो, और एक स्ट्रेटजी टाइप में बताइए कि हाँ भाई मैंने शुरुआत में तैयारी ऐसे स्टार्ट करी, फिर उसको लास्ट तक कैसे लेकर गया और फाइनल सिलेक्शन तक कैसा पहुंचा। देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया, मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैंने की है। तो मेरा जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अपने आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इनसे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपने लेवल पे ही थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पढ़ना शुरू किया। यूट्यूब पे वीडियोस देखे, कई लेक्चर्स वगैरह जो है मैंने कहीं अपने फ्रेंड्स वगैरह से अरेंज किए, नोट्स तक मैंने बोरो किए थे, उधार लिए थे मैंने नोट्स वगैरह भी। तो वहाँ से मैंने बेसिक्स शुरू किए। शुरू में लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे बैकग्राउंड क्लियर नहीं था। एक जो 11th-12th में जो आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जितना भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं उनसे भी कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने खुद के ऊपर भरोसा रखा। टीचर्स वगैरह की, जो फॉर्मल टीचर्स थे पहले के, कई कोचिंग्स के जो टीचर्स हैं, उनसे मैंने गाइडेंस ली कि मैं अपने लेवल पे कैसे तैयारी कर सकता हूँ। तो बेसिक्स से मैंने शुरू किया और उसके बाद में फिर धीरे धीरे एडवांस में आप अलग अलग कोचिंग मटेरियल से आप एडवांस पढ़ते रहते हैं। तो कोई सा भी एग्ज़ाम फिर आप एज पर सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये तो सब बताते हैं कि भाई क्या पढ़ना है, लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो आप सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये पता रखनी है कि हमें क्या छोड़ना है। हर चीज़ नहीं पढ़नी है, हर चीज़ आती भी नहीं है एग्जाम में। सिलेबस बनाया ही इसीलिए जाता है। हर एग्जाम का सिलेबस आप देखिए, अलग अलग सिलेबस होता है और प्री डिफाइंड सिलेबस होता है। वो वर्ड बाय वर्ड आप सिलेबस को पढ़िए। सबसे पहले सिलेबस को ही याद कर लीजिए आप तो, कि मुझे सिर्फ इन टॉपिक्स से हटके कोई दूसरा अलग टॉपिक नहीं पढ़ना है।
अब आप कोई भी बुक लेने जाएंगे तो बुक के अंदर कभी भी पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है किसी एक बुक से। आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है, कोचिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। बिल्कुल। तो डाइवर्सिफाइड रखिए, लेकिन टॉपिक से भटकिए मत आप। टॉपिक पे रहिए आप बन के, तो श्योर आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे कोई सा भी। और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस रखिए आप। और आजकल का सबसे बड़ी बात यही है कि स्टूडेंट्स क्या है, मटेरियल बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, बिल्कुल और जो जो चीज़ मेन होती है, जो पढ़नी होती है, उसको बहुत पीछे छोड़ देते हैं, बिल्कुल। और एक्स्ट्रा कई सारी चीज़ों में घुस जाते हैं। एक हमारे टीचर थे, मैं ऑनलाइन पढ़ता था, उन्होंने अच्छी बात कही थी कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम निकालनी है। बिल्कुल तो इसलिए जो सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं, केवल उनको ही पढ़िए, एक्स्ट्रा इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। और कुछ जैसा कि आपने बताया कि आपका स्ट्रगल भी था, वो भी बिल्कुल। काफ़ी खतरनाक स्ट्रगल था, जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहो तो आप। थोड़ा सा मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे फादर हैं जो टेलर हैं, सिलाई करते हैं, और मेरी मदर है जो हाउस वाइफ है। तो ऐसा जैसा कोई पूरी पूरी पीढ़ियों में ही हमारे बैकग्राउंड में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं रहा, और ख़ास तौर पे राजस्थान पुलिस या फिर डिफेंस बैकग्राउंड में तो कोई रहा ही नहीं कभी से। बिल्कुल। तो गाइडेंस वैसे कभी मिली भी नहीं कि डिफेंस पर्सनल्स को कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करें। तो स्ट्रगल तो वहीं से शुरू हो गया था। जब आप लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं तो स्ट्रगल तो आपका वहीं से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। बाकी फिर रिसोर्सेज वगैरह की कमी रहती है। आप चाहते हैं कि आप अच्छी से अच्छी कोचिंग के नोट्स खरीदें, या फिर अच्छी से अच्छी कोचिंग के अंदर आप स्टडी का जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो कोर्स आप परचेज कर लें, आप चाहते हैं अपने मन से, लेकिन आपको जो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी वो अलाउ नहीं करती है। लेकिन इसको अपनी कमजोरी नहीं माननी चाहिए, हमें मानना बिल्कुल। चाहिए कि हमें फाइनेंशियल कंडीशन अगर ऐसी है तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज में भी किस तरीके से बेटर आउटपुट ला सकते हैं। तो उस चीज़ की आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और कुछ एक चुनिंदा लोग अपनी लाइफ में ऐसे रखिए जिनसे आप एनी हाउ कभी भी आप उनसे गाइडेंस अगर चाहें तो वो आपको प्रॉपर और ईमानदारी से अच्छी गाइडेंस दें आपको। तो गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, और सही डायरेक्शन के अंदर आपको देखिए। आप कभी पत्थर तोड़ने जाएंगे, आपको बीच से पत्थर तोड़ना होगा तो आप कॉर्नर से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा करके कॉर्नर से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बीच में थोड़ा मारूंगा और पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब आप कॉर्नर से शुरू करेंगे तो पत्थर शेप भी लेगा और वो टूट भी जाएगा आसानी से। तो बिल्कुल। इसलिए अपने स्ट्रगल पे भी थोड़ा ध्यान रखें, और कभी डिमोटिवेट नहीं हो आप। आपसे भी खराब कंडीशन से लोग निकल के आते हैं और बिल्कुल, आगे बिल्कुल बढ़ते हैं सही हमेशा। बात तो है। ऐसे एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रखें, अच्छी अच्छी कहानियां सुने, अच्छे अच्छे लोगों से जाने, यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखें, मोटिवेशनल स्पीकर्स कई हैं उनकी मोटिवेशनल वीडियोस सुने, और टाइम का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करें आप। ये जो टाइम आपका अभी है बहुत प्रीशियस टाइम है, ये निकल जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। और आपने शायद तैयारी के दौरान पढ़ाया भी था कहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैंने आशीष जी से हमेशा जिक्र करता रहता हूँ कभी कभार, और मैं स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ कि आप कभी कभी होता है कि जैसे जनरल परसेप्शन होता है कि आप 18 से 20 साल की एज के अगर हो जाते हो, या फिर 25 साल की एज तक आप हो जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि यार अब कब तक पेरेंट्स के खर्चे पे कब तक चलेंगे काम, पेरेंट्स से कितना पैसा मांग सकते हैं अपन छोटी छोटी बातों के लिए। तो मैंने अपने जो स्ट्रगल टाइम था उस टाइम पे भी मैंने पेरेंट्स से 1 भी रुपया नहीं लिया। मैंने अपने लेवल पे ही, हमारे गाँव में ही एक ITI थी, ITI वहाँ पे मैं अपने मैथ्स वगैरह की क्लासेस लेता था वहाँ पे मैं। तो थोड़ा सा स्टडी से भी जुड़ा हुआ रहा मैं, थोड़े से मेरे वहाँ से भी बेसिक कंसेप्ट वहाँ से भी क्लियर हुए, क्योंकि सबसे ITI जो है वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल मिनिमम रेंज से शुरू होते हैं आपके पढ़ाने में। तो वहाँ से बेसिक्स भी क्लियर हुए अच्छे से, और मैं स्टडी से भी टच में रहा, और स्ट्रगल में फिर जितना इंसेंटिव वगैरह मिलता था वो मिलता रहा, उससे मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रही। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं पेरेंट्स के ऊपर बोझ हूँ। पेरेंट्स को भी विश्वास रहता है कि ये पढ़ लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, हमारे ऊपर बोझ नहीं है। तो इसलिए किसी को लगता है कि सर पेरेंट्स से पैसा मांग नहीं सकते हैं, खुद के पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जिससे हम फुल टाइम कहीं पे जॉब कर पाए, तो फुल टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पार्ट टाइम कोई भी ऐसा कोई आपके पास स्किल है तो उसका यूज़ करके आप पार्ट टाइम नौकरी जॉब वगैरह कुछ करके भी पढ़ाई कर सकते हैं आप, लेकिन टाइम का वेस्टेज नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। बिल्कुल। और ये सब बातें करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे पता है जो कई वीडियोस देखते हैं, या फिर आप अभी देख रहे होंगे वीडियोस, तो उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, और कमेंट्स भी आते हैं कि कई स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉब्लम होती है कि उनको इकोनॉमिकली इतना नहीं कर पाते, वो कोचिंग्स वगैरह के लिए भी फीस नहीं दे पाते, बिल्कुल और भी कई सारी इश्यूज हैं। तो मतलब उन इश्यूज को आपको एज ए चुनौती लेना है कि हाँ भाई, मैं स्ट्रोंग हूँ इसलिए मुझे ये चुनौतियाँ मिली हैं। अगर मैं स्ट्रोंग नहीं होता तो मुझे चुनौतियाँ नहीं मिलती। एक मतलब माइंडसेट आपको इस तरह का रखना है, पॉजिटिव, और उन हर्डल्स जितनी भी हैं आपको उनको पार करते हुए जाना है।
बिल्कुल तो ये मोटिवेशनल जो बातें होती हैं, और इन सब का आप सभी के सामने जो ये वीडियोस लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, हमको कोई शो नहीं करना होता है इन सब चीज़ों के बिल्कुल माध्यम से कि हम ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। एक भी स्टूडेंट हम अगर हमारी बातों से, या हमारी बातों से एक भी स्टूडेंट अगर अच्छा पढ़ जाता है, मोटिवेट हो जाता है और नौकरी लग जाता है, तो बड़ा अच्छा जीवन का बिल्कुल बिल्कुल सार्थकता निकल जाती है। सही तो बात है बिल्कुल। लगभग आपने कितनी एग्जाम्स दी दी थी इससे पहले, सिलेक्शन से पहले? एट ए टाइम मैं अगर काउंट करके बताऊं तो ऑन एन एवरेज मतलब एक साल के अंदर मैं कम से कम 7 से 8 एग्जाम्स में देता ही था। मेरा कोई क्राइटेरिया पहले स्टार्टिंग में कभी कभी क्या ज़्यादातर लोगों के साथ ये भी सिचुएशन होती है कि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बैंक भी दे रहे हैं, वो एसएससी भी दे रहे हैं, वो जीडी भी दे रहे हैं, एमटीएस भी दे रहे हैं, हर तरीके का वो दे रहे हैं। अब स्टेट पीसीएस के एग्जाम भी दे रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स भी दे रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं कि डायरेक्शन क्या है, मुझे जाना कहाँ है। बिल्कुल सही तो बात। मैं उन सभी से ये कहूँगा कि एक बार आप बैठिए आराम से, खुद से सवाल कीजिए कि मेरी पर्सनालिटी मुझे क्या करने के लिए अलाउ करती है और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। जिसको स्टेट सर्विसेज में रहना है, जिसको लगता है कि मुझे स्टेट में ही रहना है, तो वो प्रॉपर तरीके से सिर्फ स्टेट सर्विसेज के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करें। जिन्हें लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ जॉब लेनी है और फैमिली को सपोर्ट देना है तो मैं बाहर भी रह सकता हूँ, तो वो ऑल इंडिया लेवल पे भी जो भी एग्जाम्स होते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे पहले खुद को क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है, मैं हूँ कहाँ, और आगे मैं खुद को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहता हूँ। तो बिल्कुल उस सही तरीके से आपको शुरुआत करनी चाहिए, और शुरुआत आप कहीं से भी कीजिए, लेकिन कीजिए शुरुआत आप। बिल्कुल सही बात है। एक सबसे ज़्यादा समस्या स्टूडेंट्स के साथ आ रही है, जो वर्तमान में जो एसआई की एग्ज़ाम लगी थी अपनी 2021 वाली थी लास्ट, बिल्कुल उसके बाद में अभी तक वैकेंसी आई नहीं है, तो स्टूडेंट्स क्या डीमोटिवेट हो गए हैं बिल्कुल कि सर कब एग्ज़ाम आएगी। मेरे कमेंट सेक्शन में हर वीडियो में पूरे कमेंट्स यही भरे बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल कब आएगी, कब आएगी बिल्कुल। एग्ज़ाम, कब आएगी। तो इससे वो कैसे डील करें कि कैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर तो कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन उनके सामने वो लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, तो इससे कैसे डील करेंगे? देखिए, इससे डिमोटिवेट तो सबसे पहली बात तो डिमोटिवेट होना नहीं है आपको। कभी कभार होता है कि हम कहीं पे निकलते हैं रास्ते में, तो एक बस अगर आपकी खराब हो गई जिस बस में आप बैठे हैं, तो आप वेट करते हैं ना कि दूसरी बस आएगी। होपफुली आपके पास होप होती है कि दूसरी बस आएगी और उसमें बैठ के चला जाऊंगा, या फिर कोई ना कोई दूसरा व्हीकल होगा उसमें मैं बैठ के चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा। इसीलिए आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कभी भी खुद को मोटिवेट नहीं करें कि मुझे ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। और सबसे पर्टिकुलर चीज़ ये है कि आप किसी भी एक एग्ज़ाम पे इतना मत फोकस्ड होइए कि आप दूसरे एग्जाम्स को इग्नोर कर दें। तो अपना प्लान बी जो होता है ना वो हमेशा तैयार रखिए। कई लोग कहेंगे कि ये मेरा पर्सनली मानना है कि मैंने अपना प्लान बी भी तैयार करके रखा हुआ था, इसलिए मैं मेंटली स्ट्रेस फ्री था कि अगर मेरा इधर नहीं होता है तो मेरे पास प्लान बी है, मैं उसके ऊपर वर्क कर लूँगा। तो अगर आपके पास में प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ऐसी स्किल है आपके पास में कि आप प्राइवेट में भी अच्छे से कमा के बाद में अपनी अर्निंग्स कर सकते हो, तो आप निश्चिंत रहिए। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वैकेंसीज आएंगी, ऐसा नहीं है 1-2 साल लग सकते हैं। बीच में आपने अभी एसएससी का हाल देखा था, क्या रहा था बीच के दिनों में। जबकि एसएससी हर साल 3 से 4 एग्जाम हमेशा करवाती थी वो, लेकिन बीच में कुछ ऐसा टाइम निकला जिसके अंदर कुछ दिक्कतें हो गई थी, इस वजह से एसएससी के एग्जाम्स टाइम पे नहीं हो पाए, लेकिन अब कंटिन्यूसली हो रहे हैं। आप आरएएस का एग्जाम देख लीजिए, अब सरकार हमेशा कोशिश कर रही है कि हर साल कंडक्ट करवाए। इसी तरीके से और भी कई एग्जाम्स है। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, तो पर्टिकुलर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम्स है, वो कब निकलेगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी, उसके ऊपर ये जो भी रिसेंट में जो इंसिडेंट हुआ है, ऐसे जो अपने आरपीएससी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, पेपर लीक वगैरह का जो चल रहा है, वो कोर्ट का मैटर है और वो गवर्नमेंट के लेवल का मैटर है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। एग्जाम की वैकेंसी डेफिनेटली आएगी, लेकिन आपको इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप लास्ट मोमेंट पे आप हथौड़ा उठाओगे पत्थर तोड़ने के लिए तो वो नहीं टूटेगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपको अपनी छेनी रगड़ते रहना है, हथौड़े को मजबूत रखना है और पत्थर पे धीरे धीरे चोट मारते रहना है। जिस वक्त आपको मौका लगे उस वक्त पूरा पत्थर ही तोड़ देना है। बिल्कुल सही बात है। और अंत में एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स का ये आता है कि सर हमने काफ़ी सारी पढ़ाई कर ली जी, और अब मतलब हमने रिवाइज भी कर लिया, पढ़ाई भी कर ली, मॉक टेस्ट वगैरह भी दे लिए। अब जो मैक्सिमम मार्क्स किस प्रकार से लाएं, जो हमारी कमियां हैं उनको कैसे दूर करें, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन सुनते देखा है कि सर मैंने पढ़ाई कर ली, रिवाइज कर लिया, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे पूरे तरीके से। तो कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ सेक्शंस हैं जो उनके वीक हैं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे क्लियर करें? देखिए,
आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने बैठेंगे तो हो जाएगा कवर, देयर इज नो डाउट कि हो जाएगा कवर। लेकिन आप लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक को इस लिमिट तक ही पढ़ना है? आप लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे? उसकी कोई लिमिट तो है नहीं, और फैक्ट्स की भी कोई लिमिट नहीं है। आप फैक्ट्स जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको पढ़ने पड़ेंगे एक्स्ट्रा में। बिल्कुल। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स नहीं आते हैं, तो आप खुद को कभी भी सेल्फ जज मत कीजिए, ठीक है। और कोचिंग के मार्क्स जो हैं उनके ऊपर भी आप डिपेंडेंट मत रहिए कि वो आपकी फाइनल जो रैंक बनेगी, फिर फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो डिसाइड नहीं करेगा। कोचिंग के जो नोट्स वगैरह हैं, जो एग्जाम्स वगैरह हैं, कोचिंग आपकी हेल्प करेगा कि आप पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसके अंदर जो आपने क्वेश्चंस वगैरह गलत किए हैं ना, वो आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। जो क्वेश्चन आप गलत करते हो ना, उसका आंसर आप पूरी जिंदगी नहीं भूलते हो कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने गलत किया था, इसका आंसर सही ये था। तो इसलिए हर टॉपिक पे भी आपको, अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे गिने चुने सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए 1 या 2 सवाल आ गए। जैसे मैथ्स में एक में जो अपने रीजनिंग का एक सवाल आता है, कैलेंडर वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक दिया होता है वो एग्जाम में, लेकिन उस पे कैलेंडर पे वो एक ही सवाल पूछेगा। लेकिन कैलेंडर का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है और थोड़ा सा टिपिकल भी पड़ता है वो, तो उसको भी लोग मेहनत करते रहते हैं, उसके अंदर दिमाग लगाते रहते हैं। तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए, पहले के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए कि ट्रेंड क्या रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सबसे कम क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। सब कुछ पढ़ के जाना जरूरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्या छोड़ना है। बिल्कुल। तो सेलेक्टिव स्टडी कीजिए। आप सेलेक्टिव स्टडी करेंगे तो बर्डन कम पड़ेगा दिमाग के ऊपर, पढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में भी आप आराम से एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस 1 या 2 बनते हैं, तो आप वैसे भी छोड़ना पड़ेगा आपको एग्जाम में। जब आप करने जाओगे उसको पढ़ के थोड़ा बहुत, तो भी छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपको आएगा नहीं अच्छे से। इसलिए आपको लिमिटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ना है। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे मान के चलिए जिनको छोड़ना ही है। मैंने अपने करियर, मतलब अपने स्टडी के दौरान कई टॉपिक्स ऐसे थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था ही नहीं ह्यूमैनिटीज़ का, तो कई टॉपिक्स ऐसे थे, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हुए, कुछ हिस्ट्री के, कुछ पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनको मैं हाथ भी नहीं लगाता था, बिकॉज मुझे पता था कि मैं इसके अंदर मेहनत करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा और वहाँ पे पता चले क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे जो कम क्वेश्चंस आते हैं ना जिन टॉपिक्स के ऊपर, उनको आप छोड़ भी सकते हैं, देयर इज नो इशू। बाकी जो मॉक टेस्ट वगैरह देते हो आप, उसमें जो आपके जितने क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उनको आप एक बार देखिए कि मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, और उसमें वापस से एक बार अगर रिवाइज करने का अगर आपको है कि हाँ मेरे को लगता है कि इसमें कोई कमी है, तो आप अपने नोट्स से रिवाइज कर दीजिए। आजकल तो इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर आप एक टॉपिक डालोगे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी। चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया, इतने सारे एआई हो गए, इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो अंत में स्टूडेंट्स के लिए आपकी जो कोई इम्पोर्टेंट कोई 2 बातें बता दीजिए कि तैयारी के दौरान इन 2 बातों को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ और कभी डिमोटिवेट ना हो। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है, जिन्होंने आशीष जी ने अभी सबसे लास्ट में जो बात कही कि डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है। आप अपने आप को एटीट्यूड ऐसा रखिए ना आप अपना, कि आप अपने आप को वो मान के चल रहे हैं जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब आप उस एटीट्यूड से पढ़ाई करेंगे ना, तो आपका वे ऑफ थिंकिंग ही वैसा हो जाएगा कि नहीं, मुझे तो पढ़ना ही उसी तरीके से है, मुझे तो करना ही उसी तरीके से है। आप लीक से हट के चलिए, सबसे अलग होकर आप चलिए उस चीज़ को लेकर। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डाइवर्सिफाइड मत होइए, इतना खुद को डाइवर्सिफाइड मत कीजिए। मोबाइल वगैरह के अंदर कंटेंट बहुत सारा है, इसलिए खुद को डाइवर्सिफाई मत कीजिए। आप लिमिटेड कंटेंट रखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ाई कीजिए। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके यहाँ पे अगर मैं जाके बुक शेल देखता हूँ ना उनकी, तो उनकी बुक शेल में ओनली 4 से 5 किताब मिलेगी बस आपको। तो उन्होंने 4 से 5 किताबों से पढ़ के भी उन्होंने एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो हम तो, हमारे पास तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, आप जहाँ से चाहें, जिससे चाहें, जैसा भी चाहें रिसोर्सेज आप अवेलेबल करवा सकते हैं खुद को। इसलिए ज़्यादा बटना नहीं है और कंपेयर भी नहीं करना खुद को कि मैं सोचूं कि यार आशीष जी ने तो ये पढ़ के टॉप किया था। अभी मैं, अगर हम दोनों अपनी अपनी बुक शेल की बात करें तो आशीष जी के पास हो सकता है अलग बुक्स निकल के आए, मेरे पास हो सकता है कि अलग बुक्स निकल के आए। तो कंपैरिजन नहीं करना है, देख के किसी को खुद को डिमोटिवेट भी नहीं करना है कि ये तो इस बुक से पढ़ रहा है, फलानी बुक से पढ़ रहा है, फलाने नोट से पढ़ रहा है, फलाना आदमी तो उस फलानी कोचिंग, बड़ी अच्छी वाली कोचिंग के अंदर कोचिंग कर रहा है, तो उसका तो होगा ही होगा, मेरा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपके हिस्से की मेहनत आपसे कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। आज नहीं तो कल एग्जाम जरूर कंडक्ट होगा और आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। चलिए रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट से एक्सपीरियंस से बात करने के लिए, और आपका मार्गदर्शन आगे भी लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।